हेलो। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदिक स्कॉलर वैद्य पर। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है धातु। यानी कि किस तरह से जो हम भोजन करते हैं वो किस तरह से धातु का निर्माण करता है, उस पे हमारा ये वीडियो होने वाला है। अब देखिए, इसके बाद इस वीडियो के बाद आगे आने वाली जो हमारी वीडियोस होगी उनमें हम समझेंगे कि किस तरह से बाकी धातुओं का भी जो एक एक अकेली अकेली धातु है उसको भी हम पूरा समझेंगे, किस तरह से वो कार्य करती है, क्या उनके कार्य होते हैं, क्या उनका स्वरूप होता है, वो सब हम समझेंगे। इस वीडियो में हम केवल जनरल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे समझें कि जो हमारे आचार्यों ने बताया कि जो धातु है, धातु शब्द का अर्थ क्या होता है। धातु शब्द का अर्थ होता है धारण करने वाला। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए परिभाषा के अनुसार तो धारणात धातु, जो शरीर का धारण करे उसे धातु कहते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो शरीर का धारण तो दोष और मल भी करते हैं। वो कैसे? तो हमने पढ़ा है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। यानी कि जो दोष धातु और मल होते हैं ये शरीर का धारण करते हैं। लेकिन इनमें एक चीज है, वो ये है कि जो धातु होती है वो यहाँ पे शरीर का धारण भी करती है, साथ ही वो शरीर को पोषण भी यहाँ पे देती है। ये यहाँ पे धातु होती है। लेकिन जो दोष और मल होते हैं ये केवल शरीर को धारण करते हैं, ये शरीर को पोषण नहीं देते हैं। तो हमारे पास में जो धातु होती है, धातु सात हमारे पास में होती है पूरी, जो कि रस असरंग मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्राणी धातव सप्त दुष्या। सप्त दुष्या यानी कि दुष्य, यहाँ पे धातुओं को दुष्य कहा गया है क्योंकि ये दोषों के द्वारा दूषित होती है। ये यहाँ पे सात धातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये हमारे पास में है। अब देखिए, हमने देखा कि हमारे पास में क्या है, सात धातुएं हैं और ये उत्तरोत्तर इनका निर्माण होता है। वो हम समझेंगे कैसे। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये समझें कि जिस भोजन का हम ग्रहण करते हैं या हम कुछ भी जो खाते पीते हैं वो क्या होता है, वो आमाशय में यानी कि स्टमक में जाएगा और वहां पे उसका जठराग्नि के द्वारा पाक होता है। और जठराग्नि के द्वारा पाक होने के बाद यहाँ पे दो भागों का निर्माण होता है, जो कि एक सार भाग होता है और दूसरा यहाँ पे किट्ट भाग होता है। किट्ट भाग जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता अगर देखा जाए एक तरीके से, तो क्योंकि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। लेकिन स्वेद यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्वेद हमारे जैसे जो पसीना है वो शरीर को ठंडा रखने में भी मदद करता है। लेकिन अब अभी हम यहाँ पे बात करें सार भाग की। तो सार भाग क्या होता है? ये सार भाग जो है ये हमारा जो शरीर है उसे यहाँ पे ये पोषण यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है पूरे शरीर को। और ये उत्पन्न करता है रस धातु को। जो सार भाग है यहाँ पे आहार रस यानी कि रस धातु को उत्पन्न करता है। और रस धातु आगे जो उत्तरोत्तर धातुएं हैं उनका निर्माण करती है। उत्तरोत्तर धातु यानी कि जो आगे आने वाली धातुएं हैं, रस के बाद रक्त से यहाँ पे मांस, फिर मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, इस प्रकार से उत्तरोत्तर निर्माण होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखें रस धातु। तो रस धातु यहाँ पे हमारे पास में क्या होगी, जो रस धातु है, रस धातु क्या करती है कि पूरी बाकी जितनी भी छह धातुएं हैं उन सभी को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। और साथ में जो ये द्रव रूपी रस धातु है जिसे कि हम यहाँ पे प्लाज्मा से कोरिलेट कर सकते हैं, ये महिलाओं में मेंस्ट्रुअल पीरियड को कंट्रोल करती है, साथ ही में ये हार्मोनल एक्टिविटी को भी कंट्रोल करती है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो जो रस धातु है ये शरीर को प्रसन्न यानी कि हैप्पी और तर्पित करती है। यहाँ पे ये हमारे पास में रस धातु होगी। अब हम देखें कि रस धातु से आगे रक्त धातु का कैसे निर्माण होगा। तो देखिए, जितनी भी धातुएं हैं उन धातुओं की अपनी एक अग्नि होती है। जैसे रस धातु की रसाग्नि, रक्त धातु की रक्ताग्नि। तो जो रस धातु की रसाग्नि है ये रस का पाक करेगी और रस का पाक करने के बाद ये निर्मित करती है रक्त धातु का। अब रक्त धातु देखिए, ब्लड ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में प्रोवाइड करवाता है क्या, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, जो कि ब्लड टिश्यूज को ये प्रोवाइड करवाता है। अब अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो जो शरीर के वर्ण का प्रसादन है और जो जीवन दान है वो किसका कार्य है, वो रक्त का कार्य है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ लिखा हुआ है जीवन दान। जीवन दान का यहाँ पे क्या अर्थ है? तो हमने समझा कि जो ब्लड है ये क्या करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब अगर ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो तो हमारे बॉडी ऑर्गन वर्क नहीं कर पाएंगे, तो हमारी यहाँ पे जीवन खतरे में आ जाएगा, इनकी मृत्यु एक तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो ये जीवन दान बड़े ही कॉन्सेप्चुअली लिखा गया है। अब हम यहाँ पे अगला देखें, रक्त धातु जो हमारे पास में थी, इस जैसे रस धातु का रसाग्नि के द्वारा पाक हुआ था, ऐसे ही रक्त धातु का रक्त अग्नि के द्वारा पाक होता है। और रक्त अग्नि के द्वारा पाक होने के बाद ये बनाती है मांस धातु। मांस धातु
जो कि यहाँ पे हमारे पास है, इसे हम मसल कहते हैं। और मसल हमारे पास में क्या करती है, ये शरीर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है और स्टेबिलिटी ये शरीर को प्रोवाइड हमारे पास में करवाती है। और इसके बाद में अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो ये शरीर की पुष्टि करता है, यानी कि जो मांस धातु है, मसल्स, हम सभी जानते हैं मसल्स के बारे में, ये हमारी बॉडी में आकुंचन संकुचन का भी कार्य करवाती है, साथ ही शरीर की पुष्टि करता है। अब जैसे रक्त धातु पर रक्त अग्नि ने क्रिया की थी, ऐसे ही मांस धातु पर मांस अग्नि क्रिया करती है, और मांस अग्नि क्रिया करने के बाद यहाँ पर ये निर्मित करती है मेद धातु। अब मेद धातु हमारे पास में जो है, ये इसको हम फैट से कोरिलेट कर सकते हैं, और ये हमारी बॉडी में क्या करता है, पूरी बॉडी को बैलेंस करता है, और ये यहाँ पे इसको स्मूथनिंग यानी कि चिकनापन प्रोवाइड करवाता है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो ये शरीर का स्नेहन करता है, स्वेदन करता है और दृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि जो फैट है वही श्वेत के रूप में निकलेगा। ये शरीर को स्नेहन यानी कि यहाँ पे चिकनापन प्रदान करेगा, साथ ही ये शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि हम कह रहे हैं ना कि बॉडी को, पूरी बॉडी को बैलेंस करता है, तो ये इसी प्रकार से हम यहाँ पे कह पा रहे हैं। इसके बाद में जो मेद धातु है, जिस प्रकार से बाकी धातुओं पर उनकी अग्नि ने कार्य किया और अगली धातु का निर्माण किया, ऐसे ही जो मेद धातु है, मेद धातु पर मेदाग्नि कार्य करती है, और ये यहाँ पर निर्माण करती है अस्थि धातु, जिसके बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये शरीर को आधार प्रदान करती है, शरीर को सपोर्ट देती है यहाँ पे, और जो हमारे शरीर के नाजुक अंग हैं, यानी कि जो लीवर, किडनी, ये सब जो ऑर्गन्स हैं, इनको सबको प्रोटेक्शन देती है, इनको सबको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो ये देह का धारण करती है। भैया देह का धारण क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम है, ये पूरी बॉडी को यहाँ पे बना के रखता है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देह का धारण करता है। और अगला हमारे पास में अब हम देखें कि जो अस्थि है, अस्थि धातु पर अब कौन सी अग्नि क्रिया करेगी, आप देखेंगे कि यहाँ पर अब अस्थि अग्नि क्रिया करेगी, जिसको हम अस्थाग्नि कहेंगे, जो कि यहाँ पे क्या निर्माण करेगी, मज्जा। अब मज्जा को यहाँ पे समझिए, मज्जा का कंसेप्ट बड़ा ही प्यारा है। हमें पता है कि मज्जा को हम यहाँ पे बोन मेरो से कोरिलेट करते हैं। अब बोन मेरो क्या करती है, बोन मेरो हमारे शरीर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, साथ ही नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे मस्तिष्क को और शरीर को ये चिकनापन भी प्रोवाइड करवाती है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मज्जा बोन्स में फील होती है। अब देखिए, हमने हमेशा से पढ़ा है कि जो बोन मेरो है, यहीं से जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, ये प्रोड्यूस्ड होती है एक्चुअल में। तो हमारे आचार्यों ने भी यही बताया है कि जो मज्जा है, मज्जा दो तरह की होती है, एक रक्त मज्जा और एक पित्त मज्जा। तो जो रक्त मज्जा होती है, पित्त मज्जा एक्चुअल में ये कार्य नहीं करेगी, लेकिन सिर्फ जो रक्त मज्जा है, रक्त मज्जा क्या करेगी कि यहाँ पे जो श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, अल्टीमेटली कहे तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, इनको प्रोड्यूस करती है, ये हमारे आचार्यों ने बताया है। तो कहा तो वही है, बोन मेरो में भी यही कहा, बोन मेरो और मज्जा दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, तो है भी वो सेम ही एक्चुअल में। तो बोन मेरो भी डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्रोवाइड करवा रही है, वही मज्जा कार्य कर रही है, तो है एक ही हो गई इस तरीके से। इसके अलावा भी इनके कई कार्य हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद की दृष्टि से ये शरीर में प्रसन्नता उत्पन्न करती है, स्निग्धता उत्पन्न करती है, और साथ ही में शरीर को बल ये प्रदान करती है। इसके बाद में हमारे पास में जब मज्जा धातु पर मज्जा अग्नि क्रिया करेगी, तो ये उत्पन्न करती है यहाँ पर शुक्र धातु। अब देखिए, कुछ जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने शुक्र धातु से यहाँ पे स्पम को ही माना है, और अगर कुछ आचार्यों को देखा जाए तो उन्होंने ओम स्पम दोनों को यहाँ पे लिया है। अब जिस प्रकार से दूध के अंदर घृत छुपा हुआ होता है, उसी प्रकार से जो हमारे शरीर में है शुक्र छुपा हुआ होता है, मैथुन के दौरान ये यहाँ पे उत्पन्न होता है, और ये यहाँ पे गर्भ की उत्पत्ति करता है। इसके साथ ही जो शुक्र है, ये हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और ये हैप्पीनेस हमारे शरीर को प्रदान करता है। इसके बाद में अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो ये शरीर में धीरता, प्रसन्नता, स्निग्धता और शरीर को बल प्रदान करता है। ये हमारे पास में हो जाती है हमारी सात धातुएं। अब इसके बाद में एक अच्छा कंसेप्ट जो ये है कि जो सातों धातुएं हैं, इन सभी का जो सार यानी कि इन सब के बाद क्या बनता है, वो बनता है ओज। अब कुछ यहाँ पे कहते हैं कि ओज जो है उसे भी धातु माने, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास में धातुएं हैं, हमने क्या कहा कि जो सात धातुएं सप्त दुष्या, यानी कि दूषित होने वाली जो है, तो जो सातों धातुएं दूषित होती है तो शरीर में विकृति उत्पन्न करती है। जैसे अगर रस दूषित हुआ तो रस
की दृष्टि से यहाँ पे विकृति उत्पन्न होगी, अगर रक्त दूषित हुआ तो रक्त की दृष्टि से उत्पन्न होगी। लेकिन अगर ओज यहाँ पे दूषित होता है तो सीधे व्यक्ति की मृत्यु होती है, इसलिए यहाँ पे इसको ओज को अष्ट धातु नहीं माना जा सकता है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो ओज धातु जो है इसे यहाँ पे इम्यूनिटी से यानी कि व्याधि क्षमत्व से भी कोरिलेट किया जा सकता है। इसके बाद में हम देखें कि ओज का कंसेप्ट भी हम आगे पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। तो हमारे पास में ये सप्त धातुओं के बारे में हो गया। इसके बाद में हम रस, रक्त, मांस, मेद, इनको सभी को एक एक करके इनके ऊपर एक एक वीडियो होने वाली है आगे। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।